नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिप्टी जेलर के रिगार्डिंग जो अपना टॉपिक नंबर 2 है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है डिप्टी जेलर जो भर्ती 2025 है, एग्ज़ाम इसका जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है और इसका एक ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर बच्चों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, जो जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली वाला पोर्शन है, जिसको अगर अपन बात करें तो पेपर 2 वाला जो अपना पोर्शन है उस सेकंड पेपर के अंदर ये पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, सेकंड पेपर के अंदर जो है वो जेल सुधार, जेल अधिनियम, नियमावली वाला पोर्शन जोड़ा हुआ है और जहां से संभावित है कि आपके 15 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। इसके अंदर प्रमुख जो कारागार अधिनियम जो आपका टॉपिक है, इससे पहले वाले टॉपिक की अपन ने चर्चा करी थी। अभी अपन बात करेंगे प्रमुख कारागार अधिनियम, जो कि 1894 से लेकर 2023 तक जितने कारागार यानी कि जेल से जुड़े हुए अधिनियम बने हैं उन सभी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की अपन जो है वो बात करेंगे। ये अपना टॉपिक रहेगा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है कारागार अधिनियम, कारागार अधिनियम 1894 से आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तक के प्रमुख अधिनियम, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जिसमें अपन ने कोर्स के अंदर जो है, इसमें अपन ने कोर्स में क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1894 का अपन ने कारागार अधिनियम पढ़ा था, 1900 का अपन ने कैदी अधिनियम पढ़ा था, 1920 का अपन ने कैदी पहचान अधिनियम पढ़ा, इसके बाद में 1950 के अंदर बंदी जो है वो अंतरण अधिनियम पढ़ा, 2003 के जो है वो अपन ने बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम जो है वो पढ़ा, फिर अपन ने 2022 का कैदी पहचान अधिनियम पढ़ा और फिर 2023 का आदर्श कारागार अधिनियम पढ़ा। इसके अलावा अपन ने एनसीआरबी की रिपोर्ट और एनसीआरबी के ऊपर भी चर्चा करी थी। ये अपन ने इस टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा मैटर जो है वो पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? अपना जो वीडियो कोर्स है वहां पर अपन ने इसका पूरा का पूरा अध्ययन करा था। अगर आपने अभी तक भी परचेज नहीं किया है तो आरपीएससी डिप्टी जेलर के लिए जो आपके जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली वाला जो पोर्शन है उसको अपन 15 से 20 घंटे के अंदर अंदर समाप्त कर देंगे पूरे को। और जो भी आपका सिलेबस है जिसमें भारत और राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के बाद जेल सुधार जो अपना हो चुका है, जिसका अभ्यास प्रश्न सब कुछ अपन ने कर लिया है, कारागार अधिनियम यहाँ पर अपना खत्म हो जाएगा और जेल मैनुअल एक और इसमें पॉइंट जो है वो रहता है। इन तीनों टॉपिकों को अपन कवर करेंगे। कोर्स जो है वो अपना क्वालिटी एजुकेशन जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको मिलेगा। 199 रेट है, लेकिन अभी अगले 4-5 दिन तक 26% इसके ऊपर ऑफ चल रहा है और VSR 01 जो है इसका आप यूज कर सकते हैं और VSR 01 से आपको 26% ऑफ मिल जाएगा और 147 रुपए के आसपास आपको ये कोर्स अभी पड़ रहा है। आने वाले समय में जो है वो इस कोर्स के अंदर आपको प्रिंटेबल जो नोट्स है वो भी दे दिए जाएंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करने हैं नोट्स को और प्रिंट निकाल लेना है। इनके नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उसका बस प्रिंट निकालना है और आराम से उसको क्या कर लेना है, अपने जो है वो इस कोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको याद कर लीजिए। तो कोर्स अगर परचेज नहीं किया तो आप जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल नवीनतम अपडेट जो है वो अपन पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। जो अपने प्रश्न जो है वो इस वाले पोर्शन के अंदर से कौन कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कहीं सामान्यतः पूछे नहीं गए हैं, पहली बार ही कहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए अपन उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है बंदी अंतरण अधिनियम, जो आपका 1950 का बंदी अंतरण अधिनियम है, उसके तहत जो कैदी है उन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर कब स्थानांतरित किया जा सकता है। मृत्युदंड प्राप्त कैदी जो है उसके ऊपर, यानी कि किसी कैदी को अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको भेजा जा सकता है। आजीवन कारावास अगर उसको मिला है या फिर अन्य कारावास की सजा हुई है तो उसको भेजा जा सकता है, या फिर जुर्माना न भर पाने के कारण जेल के अंदर अगर रखा गया कोई व्यक्ति है तो उसको भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल इन तीनों कैटेगरी के जो व्यक्ति है उनको अपन क्या कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कारागार अधिनियम 1894 जो है वो कब पारित हुआ था। तो कारागार अधिनियम 1894 जो है वो कब पारित होता है, आपके 22 मार्च 1894 के दिन होता है। कब होता है? 22 मार्च 1894 को ये अधिनियम आपके पारित हो जाता है, जो कि बाद में बेसिकली वैसे भारत का जो है वो भारत का पहला कोई भी कारागार अधिनियम था वो आपके 1894 का था, जो कि अंग्रेजी काल के अंदर आता है, अंग्रेजों के काल में आता है। और इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने जो है वो पढ़ा था कि ये ऐसा कानून था जिसने दंड के ऊपर मेनली फोकस किया था, सुधार के ऊपर फोकस नहीं किया था। कारागार अधिनियम 1894 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैदियों का पुनर्वास था क्या? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पुनर्वास के ऊपर बिल्कुल भी फोकस जो है वो नहीं करता है। जेल प्रशासन जो है उसको नियमित करना बिल्कुल ये होता है। कैदियों को शिक्षा देना इसका मेन मकसद नहीं था और ना जेलों का निर्माण करना था। मेनली जेल प्रशासन को नियमित करना इसका ही मेन काम था, क्योंकि अंग्रेजी काल था और अंग्रेजी काल के अंदर अपन ने देखा था 1894 का जो अधिनियम था उसमें यहां तक भी जिक्र किया हुआ था कि कोड़े भी मारे जा सकते हैं, उसको जो है वो खाना भी नहीं दिया जाएगा, अलग से जेल कोठरी में डाल दिया जाएगा अगर वो अनुशासन का पालन जो है वो नहीं कर रहा है। तो
ठीक है। तो 1894 का अधिनियम जो है उसका मेन उद्देश्य जो है वो जेल प्रशासन को नियमित करना ही मेन इसका उद्देश्य आता है। फिर अगला आता है कारागार अधिनियम 1894 के तहत प्रत्येक प्रांत जो है उस प्रत्येक प्रांत में किसकी नियुक्ति जो है वो की जानी अनिवार्य थी। तो एक जो है वो आपके अपन पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा जो आपकी रेंज होती है उस रेंज के अंदर वर्तमान समय में आईजीपी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसी प्रकार से जो है वो 1894 के अधिनियम में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक जेल आईजी होगा। एक क्या होगा, आपके जेल के अंदर जो है वो एक जेल आईजी होगा जो राज्य स्तर के ऊपर रहने वाला है, और प्रत्येक जो आपके जेल है उस स्तर के ऊपर जेल एसपी होगा। इन दो चीजों की जो है वो जिक्र किया गया था इस अधिनियम के अंदर। तो जेल आईजी होगा इसके अंदर, जेल अधीक्षक जेल स्तर पर रहने वाला है, चिकित्सा अधिकारी भी जो है वो जेल में रहेगा, और महानिरीक्षक जो है या फिर इंस्पेक्टर जनरल जो आपके जेल आईजी के नाम से जाना जाएगा वो भी इसमें जो है वो रहने वाला। तो इसमें मेनली जो है वो प्रांत स्तर पर इसकी बात की गई है और जेल स्तर के ऊपर जेल अधीक्षक की बात की गई है। कारागार अधिनियम 1894 के अनुसार जेल के अंदर जो कैदी है उन कैदियों को कौन सी बुनियादी सेवाएं जो है वो आपके प्रदान करना अनिवार्य था, ये इसके अंदर बताया गया था कि भाई इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी चीजें जो है वो हम उसको देने वाले हैं, मेनली इसके बारे में बताया गया। तो भाई भोजन है, पानी है, स्वच्छता है, वस्त्र है और चिकित्सा है, केवल इसी की बात हुई थी। खेल है, मनोरंजन है, शिक्षा है, इनकी कोई बात नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता, परिवार से संपर्क, कानूनी सहायता, ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं थी, ठीक है ना। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं था, प्रशिक्षण की तो कोई चर्चा ही नहीं थी, और वित्तीय सहायता वगैरह भी नहीं थी। यानी कि इसमें मेनली जो हमारी बेसिक नीड्स होती है भोजन, पानी, स्वच्छता, वस्त्र और चिकित्सा, इसी की बात की गई कि ये सुविधाएं इनको दी जाएगी। कारागार अधिनियम 1894 जो है इसके तहत कैदियों को कितने वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पूछा जा सकता है। जब मैंने क्लास में बताया भी था आपको कि दो प्रकार के कैदी जो है वो इसके अंदर होते हैं। दो प्रकार के कैदी कौन कौन से होते हैं, चूंकि अंग्रेजी काल के अंदर ये कानून आया था 1894 का, और उसके अंदर जो है वो कैदियों के दो प्रकार जो है वो आपके इसके अंदर बताए गए थे। अच्छा, ऑल ओवर जो है वो कैदी के प्रकार पूछ रहा है। ऑल ओवर तो जो है वो आपके 3 कैदी होंगे। सजा प्राप्त कैदी की अभी अपन बात करेंगे। कैदी अधिनियम 1900 के अंदर वो आएगा। इसके अंदर 1894 के अंदर कैदियों के जो है वो 3 प्रकार बताए गए थे। 3 प्रकार जो है वो बताए गए थे। एक कैदी तो कौन से थे, जो आपके सजा याफ्त कैदी थे। सजा याफ्त कैदी वो होते हैं जिनको कोर्ट के द्वारा सजा जो है मुकम्मल हो गई है, जिनको सजा जो है वो दी जा चुकी है, ठीक है, ये पहली कैटेगरी के। दूसरे कैटेगरी के कौन थे, दूसरे थे आपके विचाराधीन कैदी। विचाराधीन यानी कि जिनको अभी तक सजा सुनाई नहीं गई है, जो जेल के अंदर है और उनके ऊपर मुकदमा जो है वो अभी तक चल रहा है, वो दूसरे कैदी थे आपके विचाराधीन। और तीसरे कैदी कौन थे, तीसरे थे आपके सिविल कैदी। सिविल का मतलब जिन्होंने सामान्य जो है वो आपके क्या कर रखा है, कोई अपराध किया है, उनको सिविल कैदी का। तो सजा याफ्त कैदी, विचाराधीन कैदी और सिविल कैदी, 3 प्रकार के कैदी जो है वो 1894 के अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। कैदी अधिनियम 1900 का मुख्य उद्देश्य क्या था, 1900 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 1900 का अधिनियम ही यही कहलाता है, बंदी अंतरण अधिनियम, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को भेजा जाता है। तो क्या कैदियों का पुनर्वास था, क्या नहीं। इसमें कैदियों के स्थानांतरण और हिरासत से संबंधित जो है वो नियम था, बिल्कुल एकदम बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जेलों का निर्माण नहीं था, कैदियों की शिक्षा भी इसमें नहीं आता है। कैदी अधिनियम 1900 जो है इसके तहत जेल अधिकारी जो है उनका मुख्य कार्य क्या था, तो जेल अधिकारियों का मेनली क्या काम था, तो भाई ये कानूनी किससे संबंधित था, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो कैदियों का जो है वो क्या करना, कैदी जो अधिनियम है कैदी अधिनियम जो है उस कैदी अधिनियम के अंदर कैदियों के बारे में मेनली जो है वो अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखना था। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या था, मेन कार्य क्या था जेल के अधिकारियों का, तो कैदियों को शिक्षा देना था। क्या शिक्षा जैसी बात आई नहीं थी स्वतंत्रता से पहले। कैदियों को हिरासत में लेना और उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना, अगर हिरासत में है तो सुरक्षा, और हिरासत में नहीं आया तो उनको जेल में लाना है, ये बिल्कुल इसका एकदम सही उद्देश्य जो है वो हो जाता है मुख्य कार्य। जेल निर्माण है नहीं और आपके पुनर्वास जैसी जो है वो चीज़ इसमें आपके आती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम क्या हो जाएगा, आपके सही जो है वो इसके अंदर हो जाएगा। अगला आता है आपके कैदी अधिनियम 1900। कैदी अधिनियम जो 1900 है उसके अनुसार कैदियों को जो है वो कितने प्रमुख जो है वो श्रेणियों में बांटा था। भाई अगर 1894 के हिसाब से पूछे तब तो आपको कैदी के 3 टाइप हो जाएंगे, एक सजायाफ्त कैदी, एक विचाराधीन कैदी, एक सिविल कैदी। और अगर आपको 1900 के हिसाब से पूछे तब आपके 2 प्रकार के कैदी हो जाएंगे, और इसमें 2 प्रकार के कैदी कौन कौन से थे, एक तो थे आपके
प्रेसिडेंसी कैदी, प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाने वाला जो कैदी थे या फिर प्रेसिडेंसी जिसको अपन कैदी कह सकते हैं, और एक थे आपके अन्य प्रकार के। तो प्रेसिडेंसी कैदी तो वो थे जिन्होंने कोलकाता, जिन्होंने मद्रास और आपके मुंबई, इन 3 न्यायालयों से जो सजा प्राप्त कैदी होते थे उनको क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी टाउन कैदी के नाम से जाना जाता था। प्रेसिडेंसी टाउन कैदी उनको कहते थे। और जबकि अन्य जो और किसी अगर कोर्ट के द्वारा अगर सजा प्राप्त है तो वो अन्य प्रकार के कैदी होते थे। तो मेनली 2 ही प्रकार के इसमें कैदी आते थे, प्रेसिडेंसी टाउन कैदी और अन्य प्रकार के कैदी। कैदी अधिनियम 1900 जो है, इसके तहत महिला जो कैदी है उनके लिए क्या प्रावधान किया गया था, तो उन्हें जो है वो पुरुषों के साथ रखा जाता था, गलत, ये तो कभी हुआ ही नहीं। उनके लिए अलग जेल परिसर और अलग बैरक जो है उसकी व्यवस्था की गई, बिल्कुल महिलाओं के लिए अलग से बैरक और आपके जेल की व्यवस्था की गई थी, उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी, बाकी वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक कोर्स है जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट का लिए आता है। अगर आप डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिप्टी जेलर में पेपर सेकंड जो है उसके अंदर जीके और जीएस का पोर्शन है, जिसमें आपको राजस्थान इकोनॉमी और आपके इंडिया की इकोनॉमी, ये दोनों की दोनों आपको पूछी जाने वाली है। और ये दोनों इकोनॉमी जो है वो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे से पूछी जाती है। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 को कवर करते हुए भारत और राजस्थान इन दोनों के लिए इस बार जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स है आपका, जो आर्थिक समीक्षा और बजट के नाम से है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके साथ में फ्री मिलने वाली है और 199 प्राइस जो है वो इसकी आती है। ये आपके है बजट और आर्थिक समीक्षा का कोर्स, जिसकी किताब भी अपनी मार्केट में आ जाएगी। तो इनका जो है वो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, नोट्स बनाने वाली संभावना जो है समस्या है वो अपने किसी भी कोर्स में नहीं आएगी। आपकी सारे के सारे मटेरियल आपको दिए जाएंगे प्रिंटेबल, आप प्रिंट निकालिए, इसकी जैसे किताब आएगी तो किताब आपके आराम से मिल जाएगी, तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे जो पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कैदी अधिनियम 1900 के अनुसार कैदियों को जो है वो उनकी कौन सी स्वतंत्रता का पालन करने की अनुमति जो है वो दी गई थी, तो उनको शिक्षा की स्वतंत्रता, धार्मिक, रोजगार और परिवार से संपर्क, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। 1900 के अधिनियम के अंदर कहा गया कि भाई जो आपके जो भी कैदी है उनको बेसिकली धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो उनको दी जाती है। वो अपनी जो भी प्रथाएं हैं, जो भी उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनका वो पालन कर सकते हैं, लेकिन जेल के अनुशासन में रहते हुए। कैदियों की पहचान अधिनियम जो 1920 है उसका मुख्य क्या उद्देश्य था, तो कैदियों का पुनर्वास करना या फिर आपके कैदियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ और जैसे अन्य तरीके जो है उनका उपयोग करना है। तो भाई कैदियों की जो है वो पहचान को हमारे पास में स्टोर करना है, ये इसका मेन उद्देश्य था, जिसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट है, उनकी फोटोग्राफ है, अन्य चीजों को जो है वो लिया गया था। जेल निर्माण और जेल शिक्षा का इसमें कोई कार्य नहीं था। कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 जो है उसके तहत मापन, जो मेजरमेंट वाला शब्द है, मापन जो शब्द है, उसके अंदर क्या क्या शामिल था, तो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 में कहा गया कि मापन का मतलब है उनका फिंगरप्रिंट लेना है, उनका फुटप्रिंट लेना है और अन्य जो भी शारीरिक आपके मापदंड है वो लेना है, उनकी फोटोग्राफ लेनी है, ये मापन के अंदर शामिल था। यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैदियों की पहचान अधिनियम जो आपके 1920 का है उसके अनुसार किन अपराधियों से फिंगरप्रिंट और आपके फोटोग्राफ लिए जा सकते थे, यानी कि किन किन से अपन ले सकते थे, तो जिन्हें 6 महीने या फिर उससे अधिक की सजा दी गई हो, जिन्हें 1 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा दी गई हो, जिन्हें 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा दी गई हो, जिन्हें 3 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा दी गई हो। तो ऐसे कैदी जिनको 1 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा दी गई है, ऐसे कैदी किसमें आते थे, आपके 1920 के आपके पहचान अधिनियम में आते थे, जिनसे जो है वो मापन लिया जा सकता था। और अगर 1920 की बात करें तो इसमें एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो अधिकार दिया गया था, लेकिन इसी का ही एक नया रूप 2022 का आएगा अधिनियम, जिसके अंदर इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है वो ये सारी की सारी चीजें ले रहे थे। तो अपन ने डिटेल में उसको पढ़ा है, वहां पर मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इसके क्या क्या प्रावधान आते हैं। कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 जो है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति माप देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ जो है वो क्या दंड दिया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या कारावास होगा, जुर्माना होगा या फिर चेतावनी होगी, या फिर भारतीय दंड संहिता जो आपके आईपीसी है उसकी धारा 186 लगेगी। तो बिल्कुल एकदम सही है, धारा 186 लगेगी अगर वो मना करेगा। और 186 क्या कहती है, सरकारी कार्य के अंदर या राज कार्य के अंदर बाधा के नाम से इस धारा के तहत उसके ऊपर केस जो है वो चलाया जाएगा, ये इसके अंतर्गत कहा गया है।
ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने आता है। अगला प्रश्न जो है वो अपना क्या कह रहा है, बंदी अंतरण अधिनियम जो हमारे 1950 का है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदी का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। वो स्थानांतरण के बाद, इसके अनुसार स्थानांतरण के बाद कैदी की हिरासत जो है वो कब तक बनी रहती है, तो जब तक वह अपनी सजा की अवधि जो है वो पूरी नहीं कर लेता है तब तक, या फिर जब तक उसे विधि के द्वारा मुक्त नहीं किया जाता है। बिल्कुल दोनों ही चीजें हो जाएगी। यानी कि वो मान लीजिए राजस्थान में उसको 7 साल की सजा चुनाई है, वो 2 साल बाद में एमपी में चला गया और 5 साल वो वहां पर या तो सजा काटेगा, या फिर उसको वहां का कोर्ट या फिर यहाँ वाला कोर्ट जो भी है, कोर्ट के द्वारा अगर उसको मुक्त कर दिया जाएगा कि भाई आप फ्री हो, जा सकते हो, तब वो जाएगा, या फिर उसकी सजा जो है वो पूरी नहीं होगी तब तक वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपके इसके अंतर्गत बताया गया है। अगला आता है आपके बंदी अंतरण अधिनियम जो है, उसके तहत 1950 का जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंदी अंतरण अधिनियम, इसमें कहा गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो किस प्रकार से आपके बंदियों को या फिर कैदियों को जो है वो स्थानांतरित किया जाता है। तो कैदियों का पुनर्वास है क्या, नहीं, कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देना, यही आपके बंदी अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला आता है बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003। ये अधिनियम वही अधिनियम है जो कि 1950 के अधिनियम को एक प्रकार से रिप्लेस करता है और उसमें कई सारे संशोधन करता है। लेकिन बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच की बात करता है, जबकि 1950 वाला एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करता है। और इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, विदेश जो आपके विदेशी कैदी है उनको, विदेशी कैदी जो है उनको बेसिकली उनके देश वापस भेजना, और विदेश की जेलों के अंदर बंद जो भारतीय कैदी है उनको वापस में भारत के अंदर लेकर आना, ये इसका मुख्य उद्देश्य आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विदेशी कैदियों को उनके देश से वापस उनके देश में भेजना, या फिर वहां जो भारतीय नागरिक है उनको यहां पर लेके आना। और इसका अपन अभी लेटेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं, जो मैंने बताया अभी तक क्लास के अंदर, कि अमेरिका के अंदर जो डंकी रूट से गए थे भारतीय लोग, उन लोगों को वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा और उनको पकड़ के जेल में डाला, और फिर वहां से भारत के जो आपके मोदी जी थे उनको बताया कि भाई आपके हमारे पास में लगभग इतने लोग हैं, और पहली बार में जो है वो लगभग 112 के आसपास या 120 के आसपास जो है वो वहां से लोगों को यहाँ पर भेजा। या तो उनको वहां की जेल में रखा जा सकता था, अन्यथा जो है वो भारत ने अगर कह दिया कि भाई ठीक है हमारे कैदी है हमारे पास भेज दो, तो उनको भेज दिया। बंदी अंतरण अधिनियम जो आपके, या फिर बंदी जो सम प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 है, इसके तहत जो है भारत के अंदर वो कैदी आ जाते हैं, और अब वो वहां की जो सजा है वो यहाँ पर भी भुगत सकते हैं, भारत चाहे तो नहीं भी देवे, वो बात बाकी बाद की बात है। लेकिन वो वहां से यहाँ तक आए हैं, वो प्रोसेस कौन सी होती है, वो इस अधिनियम के तहत आपके आती है। ठीक है। इसके अंदर देखिए अगले अगेन वही है कि बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 के अंदर संविदाकारी राज्य किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविदाकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य, जिस राज्य, राज्य का मतलब यहां पर देश से है, तो ऐसा देश जिस देश के साथ में भारत की क्या हो रखी है, संधि हो रखी है सम प्रत्यावर्तन के ऊपर, तो वह राज्य जहां सबसे अधिक कैदी है, नहीं, वह देश जिसके साथ भारत की कैदियों के स्थानांतरण की जो है वो संधि की गई है, वो आपके देश क्या कहलाते हैं, संविदाकारी राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम जो आपके 2003 है, उसके अनुसार भारत सरकार जो है, उस भारत सरकार विदेशी जेलों में बंद किसी नागरिक को जो है वो भारत अगर लाने का अनुरोध कर सकती है, तो वह किसके लिए कर सकती है। भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अमेरिका की जेल में पाकिस्तान का कैदी, अगर पाकिस्तान का नागरिक अगर कैद हो रखा है, तो भारत नहीं कह सकता कि भाई तुम उस पाकिस्तान वाले को हमारे पास भेज दो। भारत किसकी बात करेगा, केवल भारतीय नागरिकों की। तो विदेशी नागरिक इसमें होगा नहीं, दोहरी नागरिकता वाला भी नहीं आएगा, पड़ोसी देश का नागरिक भी नहीं आएगा। इसमें केवल जो है वो कौन आने वाला है, आपके भारतीय नागरिक, यानी कि जो भारत का निवासी है, और वो अगर किसी गलती की वजह से किसी दूसरे देश के अंदर जाकर अपराध करके जेल में पहुंच जाता है, तो उसके सम प्रत्यावर्तन की बात कौन करेगा, भारतीय सरकार कर सकती है। बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 के तहत कैदियों के सम प्रत्यावर्तन के कौन से कारक जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि कैदी की संपत्ति, कैदी का परिवार, भारत और संबंधित देश की सहमति, और कैदी की शिक्षा। यानी कि उसमें कैदी की शिक्षा, परिवार, संपत्ति, इसका कोई लेना देना नहीं है। मेनली कैदियों का प्रत्यावर्तन जब ही हो पाएगा जब भारत और उस देश, जिस देश के अंदर वो कैदी बंद है, उन दोनों के बीच में सहमति हो, वहां पर उन दोनों के बीच में एक संधि जो है वो हो रखी हो, तब ही उनका क्या हो सकता है, प्रत्यावर्तन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए
अगला प्रश्न आता है कि कैदियों की पहचान अधिनियम जो आपके अगेन 2022 का है, उसके जो है वो किस पुराने जो कानून है उसको प्रतिस्थापित किया गया है। अगेन मैंने बताया था कि 1920 के अंदर देखिए 1894 वाला जो है उसको 2023 वाला करता है प्रतिस्थापित। 1900 का जो कैदी अधिनियम है इसमें संशोधन कुछ 2003 करता है। बंदी अंतरण 1950 है, इसके अंदर 2003 वाला जो संशोधन करता है। 1920 का जो हमारा कैदी पहचान अधिनियम है इसके अंदर जो है वो सर्वाधिक जो संशोधन है या फिर नया रूप जो है वो 2022 के कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 के नाम से ये निकल कर आता है। अगला था कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 जो है, उस पहचान अधिनियम 2022 के तहत किन व्यक्तियों का डेटा जो है वो एकत्रित किया जा सकता है। तो उसमें तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ था, केवल यही लिखा हुआ था कि वह व्यक्ति जिसको 1 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा हो। ये 1920 में भी था, ये इसमें भी रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ और ऐड किए गए हैं। ऐसे अपराधी या फिर जो आपके संदिग्ध हो उनको रखा गया है। आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति, जासूसी से जुड़े हुए व्यक्ति, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए व्यक्ति, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इन सभी लोगों के जो है वो पहचान लेने की जो है वो जिम्मेदारी होती है, इनको देने की जिम्मेदारी है, ये मना नहीं कर सकते हैं। और इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है वो क्या कर सकता है, इन सब की पहचान ले सकता है। लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन धरने के ऊपर अगर लोग बैठे हैं तो उनका पहचान नहीं लिया जा सकता, ये भी इस कानून के अंदर बताया गया है। तो पहचान जो है वो उपरोक्त सभी इन सभी की जो है वो डेटा एकत्रित किया जा सकता है। अगला आता है कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 के अनुसार एकत्र किए गए जो डेटा है उनको कितने वर्षों तक संरक्षित जो है वो रखा जा सकता है या फिर किया जाएगा। तो स्पेशली उसमें बताया है कि 75 वर्षों तक जो है वो उस डेटा को संरक्षित रखा जाएगा। कौन रखेगा? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके द्वारा इनको संरक्षित रखा जाएगा। अगला प्रश्न, आदर्श कारागार अधिनियम, भारत में नवीनतम जो आपके कारागार अधिनियम है 2023 का, उसका मेनली उद्देश्य क्या है? तो एक तो देखिए आदर्श कारागार अधिनियम 2023 जो है ये किसको हटाता है? 1894 के अधिनियम को खत्म कर रहा है पूरी तरह से, या फिर इसमें मैक्सिमम संशोधन करके और 2023 का ये अधिनियम आ रहा है। इस अधिनियम में देखिए 1894 के अंदर मेनली किसका बात की गई थी? दंड की, जबकि इसमें किसकी बात की गई है? सुधार की बात की गई है। तो मेन जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? कैदियों को कठोर दंड देना नहीं, जेल के अंदर जो है जेलों को दंडात्मक से सुधारात्मक संस्था के रूप में बदलना। बिल्कुल ये एकदम सही है कि भाई दंड तो दिया ही जा रहा था पहले ही, लेकिन के अपराध तो तब भी कम नहीं हुआ, दंड दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो 2023 के आदर्श कारागार अधिनियम में कहा गया है कि दंड तो दो, वो दंड ही है एक प्रकार से, वो जेल में है, दुनिया से अगर अलग है, लेकिन उसको सुधारो, उसको सुधारात्मक प्रयास करो। ये इसके अंदर मेनली जो है वो चीजों का ध्यान रखा गया। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 जो है वह किस पुराने अधिनियम को बदलता है? तो लगभग 130 साल से चल रहा हुआ जो आपके 1894 का अधिनियम है, मेनली इसके अंदर ये संशोधन की बात करता है। बाकी थोड़ा थोड़ा ये 1900 वाले में, 1950 में, इनमें भी संशोधन करता है। आदर्श कारागार जो अधिनियम है आपका 2023 का, उसके तहत जेल के अंदर किन वस्तुओं के ऊपर निगरानी बढ़ाई जाएगी, यानी कि किन वस्तुओं को जो है वो प्रतिबंधित किया जाएगा? मोबाइल फोन किया जाएगा, बिल्कुल। हथियार किए जाएंगे, बिल्कुल। ड्रग्स किए जाएंगे, बिल्कुल। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरा वगैरह हैं उनसे भी जो है वो कैदियों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ये इस अधिनियम के प्रावधान में बताया गया है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के अंदर कैदियों के किन अधिकारों के ऊपर जोर दिया गया? कौन से जो है वो आपके अधिकारों के ऊपर जोर है? शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर है, स्वास्थ्य और मानसिक सुधार पर है, परिवार से संपर्क में है। तो ऑल ओवर इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है कैदियों के अंदर जो है वो अधिकारों के लिए। अगला है आदर्श कारागार जो अधिनियम है आपका 2023 का, उसके तहत कैदियों को अच्छे व्यवहार के लिए जो है वो क्या सुविधाएं मिलेगी? तो अगर वो अच्छे व्यवहार रखेंगे तो उनको पेरोल के ऊपर भेजा जा सकता है, फरलों पर भेजा जा सकता है, समय से पूर्व रिहाई हो सकती है, बेहतर भोजन, अधिक मुलाकातें, बेहतर कपड़े। इसमें मेनली यही हो जाएगा कि उनको पेरोल और आपके समय से पूर्व जो है उनकी रिहाई भी की जा सकती है। 5 साल की सजा 3 साल में ही पूरी की जा सकती है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्न थे। और इसके अलावा आपके लिए एक और सूचना है, अगर आपके कोई भी भाई बहन, अगर आपके कोई भी दोस्त आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती आती है उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर उनको समस्या आ रही है पेपर 1 के अंदर, जहां पर लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर इंडिया इकोनॉमी के लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो अलग से लॉन्च किया गया है। 2025 अपडेट है और पूरा सिलेबस इसमें अपन नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा और बजट है वहां से अपन पढ़ने वाले हैं। 199 की जगह पर अभी ये 147 में मिल रहा है। VSR 01 लगाने पर आने वाले टाइम में रेट बढ़ जाएगी, इसलिए अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जानकारी भी हो जाएगी और सारे के सारे जो अभ्यास प्रश्न हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे क्लास के अंदर वो अपन पढ़ेंगे सन 2000 के बाद में राजस्थान में जो भी नियम, अधिनियम, नियमावली, अधिसूचनाएं जो भी आई हैं उन सभी के ऊपर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो वहां से भी एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए उस क्लास के अंदर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।